हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों मेरी पहली कमाई। तो बच्चों, ये जो हमारी का मतलब पाठ का नाम है मेरी पहली कमाई, तो ये हमारी एक आत्मकथा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मेरा जन्म मद्रास राज्य एवं तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी और औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वो कोई धनी व्यक्ति थे। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर पत्नी थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर से कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे कई भाई बहन थे। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूना पत्थर व ईंट से बना एक पक्का और बड़ा मकान था। मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। मुझे याद है कि पिताजी की दिनचर्या पो फटने से पहले ही शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे। बाग से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। यानी उनकी दिनचर्या जो इस तरह से थी कि वो सुबह में जाते थे और दर्जन भर नारियल अपने कंधे पर टांग कर लेके आते थे, तब उनका नाश्ता होता था। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। यह आत्मकथा है, यानी अपने ही जीवन की बायोग्राफी देना, यानी अपने ही आत्मकथा बताना। ठीक है, अपने जीवन के बारे में। तो आप फोटो देख रहे हैं, ये कौन है? ये है एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये जो हम बता रहे हैं आत्मकथा, ये उन्हीं के बारे में है। ठीक है, चलिए। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। नौकाओं को आकार दे लेते देखते वक्त मैं बड़ी बारीकी से गौर करता था कि क्या पता वहीं से कुछ बनाने के बीज मेरे मन में भी पड़ जाएं। और मैं वैज्ञानिक बना। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था कि एक बार समुद्र में तूफान आ गया। उसमें धनुषकोडी के कुछ लोग डूब गए और हमारी नावें बह गईं। तब तक मैंने समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे चकित कर दिया। नाव बनाने का काम तो खत्म हो गया था, पर जलालुद्दीन मेरे मित्र बन गए थे। वे मुझसे 15 साल बड़े थे और मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते थे। एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण रामेश्वरम का वातावरण इन चर्चाओं में और प्रेरक सिद्ध होता। घूमते समय रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस शिव मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी श्रद्धा से देश के किसी भी हिस्से से आए कोई भी तीर्थयात्री करता। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जलालुद्दीन की स्कूली शिक्षा कोई ज्यादा नहीं हुई थी। यही कारण रहा जिसकी वजह से जलालुद्दीन मुझे पढ़ाई के प्रति हमेशा उत्साहित करते थे और मेरी सफलता से प्रसन्न होते थे। उन्हीं जलालुद्दीन के साथ बाद में मेरी बहन जोहरा का निकाह हुआ। मेरे बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मणिक्कम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए पुस्तकें ले आया करता था। दूसरे दिन व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा। वो मेरे चचेरे भाई समुद्दीन थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के अकेले वितरक थे। रामेश्वरम में अखबार की 1000 प्रतियां
प्रीतियों की बिक्री होती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब मैं 8 वर्ष का था। युद्ध के कारण रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ियों का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से गिरा दिए गए जाते थे। तब शमुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबारों के बंडल झेलने और गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है कि मैं उनका मददगार बना। इस तरह शमुद्दीन ने मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा था उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा। इसी के चलते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ये तीनों ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था और अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर उसमें से किसी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया था। भेदभाव पर एक घटना याद आती है। जब मैं रामेश्वर के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक थे। मैं आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला, मतलब उनको भी बहुत बुरा लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब हम घर गए और सारी घटना घर वालों को बताई, यह सुनकर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया, यानी जो टीचर थे उनको बुलाया। उस शिक्षक को बुलाया, उनसे समझाया कि निर्दोष बच्चों के मन में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। मतलब अभी तो वो बच्चे हैं, बच्चों के मन में जातिवाद नहीं घोलना चाहिए। इस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस शिक्षक में अनंत बदलाव आ गया। प्रतिवर्ष होने वाली सीताराम विवाह समारोह के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष नावों का बंदोबस्त करता था। यह विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था और इसे रामी तीर्थ कहते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थीं। मेरे एक शिक्षक अयोध्या सोलोमन बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे छात्रों को उत्साह बढ़ाते थे। उनके साथ मेरे संबंध काफी अच्छे थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं को पर काफी असर डाल सकता है। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। पहले मतलब जो हम सपना देखते हैं पहले हमें अपने अंदर से ऐसा विश्वास जगाना चाहिए कि हम वो करना चाहते हैं और करके रहेंगे, तभी वो चीज हम पा सकेंगे और वो हमें मिल सकेगी। मैं खुद अपनी जिंदगी का एक उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते हुए दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ानें भरूंगा। और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। अब बच्चों, ये जो हमारा पाठ था यही खत्म होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वो पहले वाले के लिए उन्होंने उड़ान भरी। यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।